दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि हम लगातार शायद ये कहने में भी कोई मुझे आशंका नहीं होगी कि अगर मैं ये कह दूं कि हम लोग जो हैं शायद सबसे पहले हैं। इसमें कोई श्रेय लेने वाली बात नहीं है, पर सिर्फ वास्तविकता से परिचित करवा रहा हूं। जो इस मशीन या मशीनरी की गड़बड़ी को चुनाव में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से चुनाव जीते जा सकते हैं, उस पर हम लगातार आवाज उठा रहे मुखर होके। और हम लगातार समयांतर जो है कार्यक्रम करते रहते हैं, विशेषज्ञों को बुलाते हैं, इस मुद्दे को लेकर जो जानकारी जो भी रखते हैं उनसे भी बात करते हैं। और साथ में हमने आपसे मुलाकात करवाई थी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा साहब से भी कुछ पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से, जहां उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्ली जो है एक्सेप्ट की और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को ये आदेश दिया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो 15,000 से ऊपर का कुछ धांधली वाली जो फरियादें हैं उसको ठीक से सुना जाए, और बाकी उनमें उन्होंने बहुत सारी प्रेयर भी जोड़ी हुई है। हमने सोचा कि आज फिर से एक बार मिश्रा जी को आमंत्रित किया जाए और उनसे ये पूछा जाए कि अब जो लेटेस्ट अपडेट अगर कोर्ट में चल रहा है तो सुनवाई अगर हुई है तो क्या हुई है, मामला कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है पूरा। और क्योंकि इंडिया गठबंधन भी जो है उन्होंने भी जब 19 तारीख को बैठक की तो अब वो भी, क्योंकि आपने देखा होगा हमने दिग्विजय सिंह साहब का भी इंटरव्यू किया था और वो भी इसमें बड़े मुखर होकर बात कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पर लेकर बात करना शुरू कर दी है। तो क्या स्टेटस है, क्योंकि लीगली क्या हो रहा है ये जानना हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। तो हमने आज मिश्रा जी को आमंत्रित किया, मैं उनको मेरे साथ जोड़ देता हूँ और उनका स्वागत कर लेते हैं। नरेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने आज वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। और बस मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ सर। आप अब लीगली क्या हो रहा है प्रोसीडिंग्स, अगर ये बताएं दर्शकों को, उनको बड़ा जानकारी बड़ी उनके लिए काम की रहेगी सर। मैं आपके माध्यम से ज्ञानी जी पूरे भारत देश के लोगों को बहुत थैंक यू कहना, मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस भारत देश की आवाज को उठाया है। भारत देश की डेमोक्रेसी को रक्षा करने के लिए जनता ने आवाज उठाई है। जिस तरह से भारत देश का जो लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है और परमानेंट अधिकार है, उन अधिकारों को लेकर के जिस तरह से ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है उसको लेकर के मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और इसके साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, जब 15 दिसंबर को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस खन्ना साहब ने इस मैटर को लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो चुनाव की गड़बड़ियों की कंप्लेन हमारी थी उसकी सुनवाई को लेकर के उन्होंने प्रॉपर डायरेक्शंस दे दिया जी। तो फिर इसके बाद साथ में आता है कि जितने भारत देश के लोग हैं सारे लोग लगभग जानते हैं, हम आप भी जानते हैं, उसमें शामिल है कि कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की एविडेंसेस होते हैं। जैसे सेकेंडरी एविडेंस का जब मेरा मीनिंग आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसमें कैलकुलेट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में यहाँ पर इस केस पर ईवीएम है, वीवीपैट है और इसके साथ में जो चिप है और जो कोडिंग उसमें डाली गई है, ये है चारों चीजों की मैं बात करता हूँ। जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट में, जब आपको पता है कि 3 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मैं जाके घर मिला, सुमोटो के लिए लिया और उसके साथ में मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, थ्रू उनके पीए कन्वर्सेशन हुआ। तो जब वो मैटर चल रहा है और कोर्ट में प्रॉपर डायरेक्शन हो गई है तो ईवीएम जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको आप ईवीएम में गड़बड़ी के नाम पर बहुत सारी ईवीएम को आप बेंगलुरु भेज रहे हो। 14 तारीख की रिपोर्ट है, बहुत सारे पेपरों ने उसको, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह ने, सबने बड़ी प्रॉपर तरीके से दिया इस न्यूज को। सेकंड, इसके साथ में 6 लाख के आसपास में, कुछ 6 लाख के आसपास में, अब 6 लाख है, इतनी आपने वीवीपैट जो है तो खराबी के नाम पर उसको आप अलग दे रहे हो। तो मेरा आपसे, और इसके साथ में चिप भी है, तो मेरा आप लोगों के माध्यम से यह रिक्वेस्ट है पूरी जनता के माध्यम से और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आप इतने बड़े डेजिग्नेटेड पोस्ट में हो, आपको पता है कि जब मैटर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर ले लिया है और उसकी प्रॉपर डायरेक्शंस पर मैटर चल रहा है, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस हैं हमारे, उन एविडेंसेस के साथ में छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? फर्स्ट, वीवीपैट 6 लाख खराब होना एक कॉमन बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सोचने की बात है कि यदि एक वीवीपैट, 2 वीवीपैट खराब होती तो चलिए मैं मान भी लेता हूं, पर यहाँ पर तो 6 लाख के आसपास में पूरी वीवीपैट खराब मिल रही है, तो ये तो बहुत बड़ा अपने लेवल पर प्रश्न है।
दूसरा ये हो गया। उसके साथ में उसमें जो चिप वगैरह है, चिप भी उसी ईवीएम के साथ में लगी है, वो भी जा रही है साथ में। और इसमें जो कोडिंग डाली गई होती है 0 और 1, वो कोडिंग का जो बाइनरी कोड होता है यूज़ किया जाता है। तो हमें यह पता करने की ज़रूरत है लैब में कि जो ईवीएम में वो लोगों को शंकाएँ हैं, तरह-तरह की ईवीएम की गड़बड़ियों को लेकर के उसमें किस तरह की कोडिंग का यूज़ किया गया है। ये चारों प्रश्न हमारे इससे जुड़े हुए थे। ये हमारे सेकेंडरी एविडेंस के पार्ट थे। अब इन सेकेंडरी एविडेंस के साथ में जिस तरह से आप छेड़छाड़ कर रहे हो, कभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस खराब करने के नाम पर, कभी मशीनों की गड़बड़ी के नाम पर, कभी वीवीपैट में पूरा का पूरा खराब है, तो आपसे 3-4 प्रश्न और हैं। यदि ईवीएम इतनी सुरक्षित नहीं, इतनी जल्दी खराब हो जाती है, जुम्मा-जुम्मा अभी 3 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, तो ये कहीं न कहीं शक के घेरे में है। वीवीपैट 1 और 2 खराब हो तो चलिए एक बात आदमी सुन भी लेता है, यहाँ तो 6-6 लाख से ऊपर आस-पास में खराब हो रही है। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं पूरा का पूरा खराबी नहीं, पूरा का पूरा इससे मिला-जुला कुछ है फैक्टर्स। अब किसका क्या है, उसमें जवाबदेही किसकी है? तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 324 में 1 में 324(1) जो है उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंपाइल ड्यूटी दी गई है कि आप जो है तो प्रॉपर फ्री और फेयर इलेक्शंस कराएं। आप चुनाव के दौरान पर इन शब्दों का यूज नहीं करें कि ईवीएम खराब भी हो सकती है, वीवीपैट खराब भी हो सकता है। आपने लास्ट चुनाव जैसे हो जाता है उसके बाद खराबी का नाम दे करके जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे दिया है, सारे लोगों को पूरे देश की जनता को पता चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट पहली बार इसमें सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, तब आप इन सारी चीजों को ये इधर-उधर डाइवर्ट करने का तरीका आपने ढूँढा है। इसी के साथ में मैं लिंक करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि 2019 का भी मैंने कोडिंग किया है। मिंट पेपर्स ने, दबाया पेपर्स ने, बहुत सारे पेपरों ने 2019 के लोकसभा के चुनाव पर बहुत सारी गड़बड़ियों की बात आई थी। तो ऐसे ही जो ये सारा का सारा कनेक्शन एक पूरा प्रॉपर तरीके से हुआ है और इसमें लेकर के उत्तर प्रदेश में एक फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर जी। अभी 800 ईवीएम जलाई गई। वहां पर तो मैंने क्वेश्चन भी रेज किया है कि वहां पर जिन लोगों ने पेपर प्रिंट पीडीएफ के माध्यम से जो मुझे पता चला था कि उसमें सर्किट भी नहीं थी इलेक्ट्रिक की। बिना इलेक्ट्रिक की सर्किट के आप यह कहना चाहते हो कि उस घर में आग लग गई और पूरी ईवीएम जो है तो सर्किट जल गई, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो रिलेवेंसी होनी चाहिए बोलने में। और इतनी जिम्मेदार पोस्ट बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह से आईएएस इसमें काम करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट है, आईएएस, पीसीएस, एसडीएम, तहसीलदार लेवल तक जा रहा है और स्टेट में चीफ है, जो स्टेट का हेड होता है इलेक्शन कमीशन, तो ये किस तरह से काम कर रहे हैं? कोई ड्यूटी नहीं बॉन्ड कर रहे हैं। तो इसको लेकर के मैंने अभी एक जो है तो नया वर्ड के लिए मैं कोडिंग किया हूँ और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इसका मतलब है कि जो आर्टिकल्स में आपको जो पावर ड्यूटी दी गई है, तो उसको टाइम बाउंड मैनर्स में आप उसको खत्म करिए। टाइम बाउंड मैनर में यदि आपसे कोई गड़बड़ी है तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जानी चाहिए और आपके खिलाफ में एक्शन भी होना चाहिए। जहां पर इस तरह के सबूत की बात हो रही है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है नहीं, आप किस तरह से बात कर रहे हो? तो बच्चा से बच्चा भी क्वेश्चन जो कि जवाब नहीं है कोई। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में वीवीपैट खराब का नाम दे रहे हो, बेंगलुरु भेज रहे हो, ईवीएम को बेंगलुरु भेज रहे हो, चिप को भेज रहे हो, तो आपको जब पता है कि जो पिटिशनर्स बहुत सारे जो मतलब हम लोग जो पिटिशन फाइल किए हैं, उसमें हम लैब के लिए भेजने के लिए कोशिश करते हैं। आप उसमें रिपोर्ट क्या आती, क्या यूज़ किया गया, क्या नहीं किया गया है। इसके साथ में हमने प्रेयर में यह भी रखा था ऑर्डर फॉर रिकॉल का कि जितने चुनाव 3 दिसंबर के रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, उनको आप जो है तुरंत रिकॉल करिए। तीसरा मैंने प्रेयर में यह भी रखा हुआ है कि भारत देश में जिस तरह से 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, जहाँ-जहाँ गड़बड़ियाँ हैं, आप सबको उठाइए। हम को थोड़ी कह रहे हैं कि स्पेसिफिक एक हम तो मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं, तो राजस्थान हिंदी भाषी है, पुराना राजस्थान मध्य प्रदेश का पार्ट है। बोदा-कूटी है, जो है कोटा बूंदी वगैरह ये सब, जी, और जी, जी। छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का पार्ट है। इसलिए हमने उस क्वेश्चन को उठा दिया है। आप लोग भी उठाइए, जहाँ जो गड़बड़ियाँ हैं उठाइए उन डाटास को। ये सारे देश की नैतिक जिम्मेदारी है। हमारा सिर्फ मतलब ये है आपके माध्यम से कि जब सारी चीजें चल रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑन द वे आकर के, सामने आकर के इस तरह से क्यों कर रहा है? क्या भारत देश की जनता को नहीं दिख रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दिख रहा है? ये हमारे प्रश्न है आपके माध्यम से। जी। बहुत बहुत सही बात कही आपने मिश्रा जी। अब यही सवाल, अब आपकी जो अब सुनवाई चल रही है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, तो क्या यही बातचीत, जो ये सब जो मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स हैं आपने रेज किए हैं ऑनरेबल जज के सामने रखे हुए, कि ये सब देखिए, अभी बात कर रहे हैं, वो ज्ञानी उसके जी, बाद की इसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट में जो पहला पार्ट था वो कोर्ट का डायरेक्शन का था।
कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया। दूसरे पार्ट में ईवीएम वीवीपैट को ये जो बेंगलुरु भेजने वाला इनका जो चल रहा था, उसमें स्टे लगाने का था, प्रिजर्व करने का, तो वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो यहाँ पर केस के 2 पार्ट हैं और ऑर्डर फॉर ए कंसिडरेशन है, मतलब क्लैरिफिकेशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजों को बोला गया था टाइम बाउंड मैनर में, वो ऑर्डर पर नहीं आ पाई है। तो उनको भी हमने उसमें रिक्वेस्ट में ले लिया है कि ये भी चीजें सारी आनी चाहिए। तो ये केस के 2 पार्ट हैं, यानी एक मध्य प्रदेश का पार्ट, छत्तीसगढ़ का एक हो गया हाई कोर्ट का, और दूसरा का दूसरा जो दूसरा पार्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो गया है। तो इस केस में 2 पार्ट हैं। तो आप दोनों को साथ में लेके क्वेश्चन रेज करें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने में। तो अभी जो ईवीएम की जो प्रिजर्व करने वाली प्रेयर है, ईवीएम, वीवीपैट, चिप, ये सारी चीज प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पुरानी वाली जो रिक्वेस्ट थी उसको कोर्ट ने डिसाइड करके डायरेक्ट कर दिया है। तो सर मैं ये अपने दर्शकों के लिए इस चीज को जानना चाहता हूं कि अभी जो ईवीएम्स और वीवीपैट जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल हुए चुनाव के दौरान, वो उनका स्टेटस क्या है, वो कहाँ पे है, क्या वो वहीं रखे गए हैं? क्योंकि उनको तो एक तरीका है, एक नियम भी है उनको प्रिजर्व करके रखने का। वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है या कहीं और है? वो सब बेंगलुरु जा रहे हैं फैक्ट्री में जिस भी फैक्ट्री भेजे जा रहे हो और कुछ को खराब होने के नाम दे दिया गया है, तो या तो वो किसी डस्टबिन में डलवा दिए जाएंगे, या तो फिर जो भी इलेक्शन कमीशन सुटेबल समझता होगा वो कर देगा। तो ये तो हमारे भी, ये तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये, और मैंने अभी ऑनरेबल जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट की जैसे अर्जेंसी भी मेंटेन कर दिया हूँ कि 45 डेज में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अपने आप ऑटोमेटिक इसका डेटा इरेज हो जाएगा। दूसरा, खराबी हो रही है। तीसरा, ये खराबी के नाम पर बेंगलुरु भी भेजा जा रहा है। चौथा ये है कि लैब के लिए भी नहीं बच रही है। तो इस केस का पूरा करने का फिर क्या मतलब होगा? जहां डेमोक्रेसी है, भारत देश में 140 करोड़ की जनता है, जब इस तरह से उनके साथ खिलवाड़ करेंगे आप, तो क्या करेंगे आप देश के लिए? तो हमने अर्जेंसी भी मेंटेन किया है इस चीज को लेकर के। अब देखिए उसमें अर्जेंसी में क्या मतलब, क्या हमारी कोर्ट डिसाइड कर रही है। तो जी, फिर तो ये जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है कि कितना अर्जेंसी, जितनी आपने अर्जेंसी से इस चीज को टैकल करने को या तो सुनने के लिए बोला है, उतनी अर्जेंसी अब सुप्रीम कोर्ट दिखाए तब ये रुक सकता है, वरना तो सब चला जाएगा बेंगलोर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हम अपनी प्रेयर करके खड़े हैं लेकर के उनके, मतलब जो भी थ्रू कन्वर्सेशन हो रहा है, जबकि अभी वैकेशन चल रहा है। वैकेशन में भी मैं मतलब इंटर जो भी है कन्वे कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी अभी कितना क्या होता है, वो सारी चीजें हमारी एक अलग पार्ट में है। दूसरा, हमने ये भी बोला कि हम थ्रू वीसी भी मतलब हियरिंग करने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए फिजिकली नहीं होता है तो कहीं ऑन लेवल बैठे हैं, तो हम वहां से भी थ्रू वीसी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्या हो सकता है, और जल्दी से सुनवाई होगी, इतना मुझे इसमें भरोसा है ऑनरेबल जस्टिस से। अच्छा सर, अगर जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से एकदम क्लियर कर दिया कि 2 पार्ट है इसमें, है ना, आपकी जो है। तो पहला पार्ट जो है, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आपकी सुनवाई हो रही है, वहां कुछ अगर डेवलपमेंट हो जो आप बताना चाहें? जिस दिन ऑर्डर उस दिन अपलोड हुआ है, जिस दिन कोर्ट की बंद होने वाली थी एक दिन पहले, फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। 15 दिसंबर को ऑर्डर डिक्लेयर्ड हो रहा है कोर्ट का, आप 7-8 दिन बाद ऑर्डर अपलोड हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये है कि अब वहां हाई कोर्ट वहां की बंद हो गई है मध्य प्रदेश की। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम वहां भी अभी क्या हियरिंग कर पाएंगे, कैसे करेंगे, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं। वो कब वैकेशन कब खुल रहा है सर कोर्ट का? 2 तारीख के बाद होगा मुझे लग रहा है। अच्छा, उसके बाद तो फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपकी अर्जी कब सुननी है। हाँ, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, फिर हमें बना करके वहां फाइल करने का टाइम चाहिए, उसमें डिफेक्ट आएंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें अभी एक अलग पार्ट पर है। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ पर आपने पहले हमारी जो बातचीत हुई थी उसमें दर्शकों को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय सीमा बांध के दी है कि इतने समय में हाँ, यही तो मैंने ऑर्डर फॉर क्लेरिफिकेशन यही डाला है कि ऑनरेबल कोर्ट ने ओपन कोर्ट में बोला था, उसको समय टाइम बाउंड किया था, और ऑर्डर में वो चीजें थोड़ा सा अपडेट नहीं है, तो उसको अपडेट करने के लिए मैंने क्लेरिफिकेशन डाला है कि जो आपने इसमें बोला हुआ था वो चीजें इसमें शायद डिक्टेशन में या आगे पीछे हो गई हैं, तो वो चीज थोड़ा सा आप इसको क्लियर कर दें। तो वो चीज मैंने ऑर्डर फॉर डायरेक्शन के लिए ले ली है, क्लैरिफिकेशन। पर वो अब तक नहीं हुई है, वो क्लैरिटी नहीं आई है। नहीं, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आई ये है। इस देश की आम जनता के लिए दोस्तों,
मिश्रा जी जो है वो लड़ रहे हैं। हम तो क्या कर सकते हैं, बस हम उनकी बात आप तक पहुंचा सकते हैं, और हमारी कुछ बात है वो मतलब उनको पूछ सकते हैं, वो भी आप तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम कई बार बड़े वो होता है ना, वो एक तरह से बड़ा कमजोर महसूस करते हैं कि इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मिश्रा जी का तो कम से कम इतना धन्यवाद तो व्यक्त करना चाहिए कि वो तो चाह के उसको लीगली लड़ रहे हैं। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि अड़चने जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कोर्ट का ऑर्डर इश्यू होता है तो वैकेशन हो जाता है, फिर ये कब ये क्लैरिटी भी नहीं आती कि कब तक कितने समय सीमा में कितना टाइम बाउंड इसको सुनना है, उसकी भी वो राह देख रहे हैं। साथ में वो जो मशीन है वो सब बैंगलोर जा रहे हैं, उसको हम कैसे रोक पाएंगे। खैर ये स्थिति है, पर मैं उम्मीद के अलावा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। पर मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ मिश्रा जी आपसे कि ये जो इंडिया अलायंस का अभी मीटिंग हुआ था 19 दिसंबर को, वहां क्या जो क्योंकि दिग्विजय सिंह बड़े मुखर हैं, हमारी उनसे बातचीत भी हुई, आप दर्शकों तक हमने उनकी बात पहुंचाई भी, आपने भी शायद देखी होगी। और पॉलिटिकल पार्टीज इसमें बात कर रही है, तो ये कुछ इसमें कहीं आपका कोई बातचीत है, कुछ है इसमें? अगर कुछ है बता सकते हैं तो आप बताएं प्लीज दर्शकों। जितना मैंने किया हुआ है जी और आप लोगों के माध्यम से इसमें जितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई है वो सोशल जी मीडिया ने लड़ी है, और जी हमने तो थोड़ा बहुत उसमें नाम मात्र का जो कोर्ट का एक एडवोकेट कर सकता है वो कर रहा हूँ। तो इतना आप लोगों ने आवाज को उठाया है जनता के बीच में कि अलायंस को भी लगने लगा है कि ये मुद्दा प्रॉपर है और इस तरह से गड़बड़ियां हो सकती हैं, और लोगों के मन में जो शंका है उसमें पॉजिटिवली क्लाइमेट उनके मन में आना चाहिए। चुनाव प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। वो हमारे लिए भी है, 140 करोड़ की जनता के लिए भी है, आपके भी परिवार के लोगों के लिए है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर के लोगों के लिए भी है, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के घर के लोगों के लिए है, और जो रूलिंग पार्टी है उसके भी घर के लोगों के लिए है। तो पीसफुल इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी, जवाबदेही दोनों है। उसके लिए मैंने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी रिफर किए थे, कई वीडियो के माध्यम से मैंने बोला भी था। जी ऐसे दसों जजमेंट हैं जिनमें स्पेसिफिक कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मस्ट है फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए। इसी के लिए आपको इतनी तनख्वाह दी जाती है, इसी के लिए आपको इतना हायरार्की दी गई है। आप इंडिया के चौथे पांचवें सबसे पावरफुल पोस्ट के इक्विवेलेंट है। आप उसको उसको फॉलो अप करना पड़ेगा आपको। आप इसके लिए नहीं बैठे हैं कि किसी स्पेसिफिक पार्टी को जिताना है, स्पेसिफिक कैंडिडेट को जिताना है, स्पेसिफिक कुछ करना है आपको। आप अपने व्यक्तिगत हित के लिए देख रहे हैं कि ये मुझे दोबारा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आउट ऑफ टर्न करके कर दिया जाएगा, हमें और बेनिफिट्स दे दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। इस चीज को ध्यान रखिए। केशवानंद भारती के साथ में 8-10 बड़े-बड़े जजमेंट हैं, जिसमें जी स्पष्ट कहा गया कि भारत देश का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसको कोई टच नहीं कर सकता है। चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, कोई भी नहीं टच कर सकता है। फ्री फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी, जवाबदेही दोनों है। बेसिक बिल्कुल स्ट्रक्चर में जुडिशरी आती है, बेसिक स्ट्रक्चर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल राइट्स आता है पब्लिक का, बेसिक स्ट्रक्चर में प्रेम्बल्स आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है। पर डेमोक्रेटिक इंडिया की जो परिभाषा है वो आप बदलना चाहते हो, वो नहीं हो सकता है। वो नहीं उसमें हो लिखा सकता। गया है, स्पष्ट तरीके से लिखा है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। पर आप ऐसा नहीं करते हुए दिख रहे। आप तो क्या कर रहे हैं, फॉर द स्पेसिफिक पार्टी, बाय द स्पेसिफिक पार्टी, ऑफ द स्पेसिफिक पार्टी। आपका ये परिभाषा हो गया है। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ये देश है, ये देश के लिए ही डेमोक्रेसी बनी है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, अब प्रत्येक व्यक्ति इसमें लड़ रहा है। बहुत सही बात है सर, बहुत सही बात है। यही बात अगर कम से कम जितने हो सके उतने लोगों तक पहुंचे, अगर जन जागरण भी ठीक से हो तो भी हमको लगता है कि थोड़ा बहुत हम जो काम कर रहे हैं वो कुछ थोड़ा बहुत सफल होता हुआ नजर आएगा। और जो आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो देश की जनता के लिए, ना उसमें आपका कोई स्वार्थ है ना कोई हमारा स्वार्थ है। हम ये जो है वो जनहिताय कर रहे हैं, आप ये जनहित के लिए कर रहे हैं। सफल हो, उम्मीद करते हैं कि आपकी अर्जेंसी वाली जो प्ली है जल्दी सुन ली जाए उसको, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्यों ना हो, वो सुन ली जाए। और ये जो धड़ाधड़ आप जो कह रहे हैं कि मशीन जा रहे हैं बेंगलोर, तो अगर रोक दिया जाए तो बहुत सही होगा, क्योंकि आपकी बात जो है वो बहुत सही है। और कम से कम जो विपक्ष में बैठी पॉलिटिकल पार्टियां और जो हैं, वो इस चीज को बड़ी गंभीरता से लें। और चुनाव अगर फेयर एंड स्क्वायर नहीं होंगे,
फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो हम और आप जो हैं सब ज़ॉम्बी बन के रह जाएंगे। हमारा खुद का कोई वजूद वैसे बचेगा नहीं। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपके पास है, आप देखिए जैसे जैसे देश हैं बहुत सारे, है ना, आप देख सकते हैं रशिया में क्या स्थिति है लोगों की, है ना, आप देख सकते हैं चाइना में किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं वहां। तो वहां के, अब आपको कोई ये कह देगा कि चाइना इतना प्रॉस्पर है, वो वहां के नागरिक जो हैं उनको पूछिएगा, उनका विदेश मंत्री गायब हो जाता है, उनका डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है भाई। वो जैक मा जो अलीबाबा का है, बहुत मतलब बिलियनर आदमी दुनिया का, उसको भागता रहना पड़ता है, भाग के छुप के रहना पड़ता है। इन लोगों की अगर ये हालत है तो आप आम आदमी के बारे में सोच सकते हैं। तो वो क्या होता है कि फिर आप कुछ कर नहीं पाते। आप नागरिक होने का आपका अधिकार है, वो ऐसे कागज पे रहता है, वैसे आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो ये लड़ाई है, ये लड़े आप मिश्रा जी, हमसे हमसे जितनी भी आपको हमारा हमसे साथ दिया जा सकता है हम देंगे, एक माध्यम के तौर पर, पत्रकारिता के तौर पर। और दर्शकों से उम्मीद करेंगे कि आप जागरूक हुई हो सके उतना, और ये जो मुहिम चल रही है, आपको अपना वोट किसको गया है वो जानने का अधिकार है। अगर आपको वो पता ही नहीं चल रहा है तो वो फिर इलेक्शन इलेक्शन नहीं होता है। ये मैं विनम्र रूप से मानता हूँ इस चीज को। मिश्रा जी, अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद फिर समापन करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सोशल मीडिया सपोर्ट कर रही है और इस जन जन तक इस आवाज को उठाए, और जो 140 करोड़ की जनता है उसका फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए। वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वो पर्ची एक डब्बे में डाल दी जाए। ईवीएम में की कैपेसिटी बोर्ड के कैलकुलेशन की रखने की 1000 है। 1000 से ज्यादा ईवीएम में वोट नहीं डाले जा सकते, उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम है। तो जो डिब्बे से वीवीपैट से पर्ची निकले डिब्बे में डाली जाए, तो उसमें एक पर्ची में एक ही व्यक्ति का नाम होगा या स्पेसिफिक पार्टी का जो भी सिंबल होगा वो यूज होगा। उसको काउंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि पूरा पाषाण में हम चले जाएंगे, 9 पाषाण में चले जाएंगे, तो वो नहीं होगा, ये गलत राय दी जा रही है। 1000 मैक्सिमम जो ईवीएम में मतलब वोटिंग होती है, उसको काउंट करने में मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टाइम लगता है। 1000 की नो मतलब 1000 की गड्डी रहे 1000 नोटों की, आप कितने टाइम में काउंट कर सकते हैं? बड़े इजी तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही हर पोलिंग पर किया जा सकता है। तो ये इलेक्शन कमीशन गुमराह कर रहा है पूरे देश को, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। पूरे भारत देश को जिसको व्यक्ति ने जिसको वोट दिया है, वो स्पेसिफिक उसी दिन पर तुरंत इमीडिएट काउंटिंग हो जाए। हम मध्य प्रदेश का एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे भारत देश के सभी राज्यों में लगभग होता है कि जैसे 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव की वोटिंग हो रही है, हम 3 दिसंबर तक आपका इंतजार कर रहे हैं। हम चुनाव की प्रोसेस में 5 साल तक आपका इंतजार करते हैं। तो हम एक दिन यदि लगता है तो एक दिन हम और आपको देने के लिए तैयार हैं, और अरे आप एक दिन इसको क्या, फ्री दो और तीन फेयर दिन ले इलेक्शन लीजिए, करें। हाँ, 2-3 दिन ले एक लीजिए, क्या दिन फर्क है? और ले लीजिए, पर ये है और कि ले फ्री लीजिए, और फेयर कराइए। श्योर। जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जाते जाते मैं आपको बता दूं, अभी वो टेलीकॉम बिल राष्ट्रपति महोदया ने पास कर दिया है, तो हो जी, सकता है आने वाले 1-2 महीने में हमारे जैसे यूट्यूबर हैं, वो या तो उनको कोई ना कोई एक बिजली गिर सकती है। आप जैसे एडवोकेट का सहारा लेना पड़ेगा, फिर देख लीजिएगा। ठीक है। हम आपके साथ में खड़े हैं, और सब में हम आप सबके फेवर में हैं, प्लीज। जी जी, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो वीरेंद्र मिश्रा जी थे, स्टेटस बता दिया उन्होंने अभी, 2 पार्ट जो है वो भी क्लियर कर दिए, आपने सब सुना आराम से। ठीक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्योंकि वैकेशन है तो वहां सुनवाई शुरू हो नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि भाई टाइम बाउंड प्रोसीडिंग होगी, पर वो टाइम बाउंड की डेफिनेशन अब तक मिली नहीं है। और मिश्रा जी का कहना है कि जो मशीन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल किए गए थे, वो सेकेंडरी एविडेंस है उनके, वो चले जा रहे हैं बेंगलोर, ऐसा उनका कहना है। उनका उन्होंने इसमें अर्जेंसी वाली एक प्ली लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी वैकेशन चल रहा है कि भाई इसको रोका जाए, इसको यहीं रखा जाए, इसका भी तो जांच होना जरूरी है हर चीज का। ये चले जाएंगे अगर वहां, तो 45 दिन में तो वो एविडेंस भी नष्ट हो जाएंगे, तो फिर इस पूरी जो प्रक्रिया है इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट कब अर्जेंसी में इसको सुनती है ये देखना पड़ेगा। जब 3 तारीख को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का वैकेशन खुलता है, तब फिर इनकी जो याचिका है उसको कितनी प्रायोरिटी से सुना जाएगा, ये भी हमको देखना पड़ेगा। वैसे हम देख ही रहे हैं और तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
आप भी देखते रहिए। आप जो सोच रहे हैं इस कार्यक्रम को सुनते वक्त, सुनने के बाद आपके मन में जो भी विचार या सोच या राय जो भी उत्पन्न होती है, आपसे विनती है कि अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा तो हमको पता चलेगा कि आप इस कार्यक्रम के बारे में, इस प्रस्तुति के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस विषय के बारे में आपकी क्या सोच है। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।